Hello everyone, welcome to channel Ghazala Khan Psychology Exam. I am going to discuss about social cognition part 3. आज के लेक्चर में हम सोशल कॉग्निशन का पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं कि सोशल कॉग्निशन में पार्ट 3 में कौन कौन से टॉपिक हैं, कि सोशल कॉग्निशन में एरर क्या क्या आते हैं। ओके, तो ऐसा तो है नहीं कि सोशल कॉग्निशन में हम अपन कॉग्निशन लगाते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हों, कुछ एरर भी आ जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, उस सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सोशल कॉग्निशन क्या है। इसको हमने इन डिटेल पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था कि सोशल कॉग्निशन क्या होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें कि सोशल कॉग्निशन रिफर टू द वे इन विच इंडिविजुअल इंटरप्रेट, एनालाइज, रिमेंबर एंड यूज इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड। एक इंडिविजुअल है वो अपने सोशल वर्ल्ड में किस तरह से इंटरप्रेट करता है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, रिमेंबर करता है, देन उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है अपने सोशल एनवायरनमेंट में। इसे हम क्या कहते हैं, सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन रिफर टू द मेंटल प्रोसेस एंड एबिलिटी। सोशल कॉग्निशन रिफर करता है हमारी मेंटल प्रोसेस एंड हमारी एबिलिटी, जिसमें इन्वॉल्व होती है कि हमारी एबिलिटी कि हम अपने सोशल एनवायरनमेंट में रह के कैसी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसी चीज़ों को परसीव करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं उस सोशल इन्फॉर्मेशंस को, एंड अपने उस बेसिस पे अपने बारे में भी सेंस लगाते हैं, देन अदर के बारे में भी सेंस लगाते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। इसे हम सोशल कॉग्निशन कहते हैं। ओके, देन इसके बाद देखते हैं एरर एंड सोशल कॉग्निशन। अब सोशल कॉग्निशन में एरर भी हो जाता है। तो द टर्म एरर ऑफ सोशल कॉग्निशन इट सीम्स टू रिफर टू मिस्टेक और वायस इन द वे इंडिविजुअल परसीव, इंटरप्रेटेट एंड अंडरस्टैंड सोशल इन्फॉर्मेशन। जब एक इंडिविजुअल है वो अपने इन्वायरमेंट से कई सारी इन्फॉर्मेशन को लेता है, तो उसको लेते टाइम पे कुछ मिस्टेक, कुछ वाइजेस भी आ जाती हैं, जिस बेस पे फिर जब मिस्टेक और वाइज थिंकिंग आ जाती है, वाइस आ जाती है, तब उस बेस पे वो किस तरह से चीज़ों को परसीव करता है, इंटरप्रेट करता है, वो अंडरस्टैंड करता है उस इन्फॉर्मेशंस को। Although the social cognition is a complex and intricate process, there are various cognitive bias and rarer than occur. सोशल कॉग्निशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और जब हम अपने सोशल में रह के अपना कॉग्निशन को इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, तो उस टाइम पे कई सारे वाइजेस और एरर निकल के आते हैं। ओके, so these whys can affect how individual perceive and interpret a social situation, leading to inaccurate judgment and डिसीजन मेकिंग। जब हमारी वाइज थिंकिंग हो जाती है, हम कुछ मिस्टेक करते हैं अपने सोशल कॉग्निशन में या सोशल एनवायरनमेंट में जब कॉग्निशन लगाते हैं, तो उस बेस पे हमारे ऊपर इफेक्ट भी पड़ता है। हम इनएक्यूरेट जजमेंट देते हैं और इनएक्यूरेट अपने डिसीजन बनाते हैं। तो जब हम इनएक्यूरेट डिसीजन लेते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते, तब क्या होता है, उस टाइम पे सोशल कॉग्निशन में वाइस या मिस्टेक निकल के आ जाती है। ओके, सो हियर द फ्यू एग्जाम्पल कॉग्निटिव वाइस देन कैन इन्फ्लुएंस द सोशल कॉग्निशन। कुछ एग्जाम्पल है कॉग्निटिव वाइस की जो इन्फ्लुएंस करती है सोशल कॉग्निशंस को, वो देखते हैं। वो एग्जाम्पल कि सोशल कॉग्निशन में एरर किस तरह के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। बेसिक एंड जनरल एरर होते हैं एंड सिचुएशन एंड स्पेसिफिक एरर होते हैं। बेसिक एंड जनरल एरर में आ जाता है नेगेटिव बायस, ऑप्टिमिस्टिक बायस, और ऑप्टिमिस्टिक बायस में आता है ओवर कॉन्फिडेंस एंड प्लानिंग फॉल्सीज। ओके, ऑप्टिमिस्टिक्स में ये दो आ जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस एंड प्लानिंग फॉल्सी आ जाती है। देन सिचुएशन स्पेसिफिक में काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग एंड थॉट सप्रेशन आते हैं। ये सारी एरर हैं जब हम सोशल सिचुएशंस में होते हैं और जब हमारी थिंकिंग वाइज आ जाती है, हम मिस्टेक फॉर्म में चीज़ों को लेते हैं, तब ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। अब ये होता क्या है, इन डिटेल में हम आगे देखते हैं। बेसिक एंड जनरल एरर डिस्कस करें यहाँ पे, तो सबसे पहला है नेगेटिव बायस क्या है, अवर प्री डिस्पोजिशन टू एक्सपेक्ट थिंग्स टू टर्न आउट वेल ओवरऑल। नेगेटिव बायस रिफर टू टेंडेंसी टू शो ग्रेटर सेंसिटिविटी टू नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देन द पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, नेगेटिव बायस कि हम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए बजाय पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। बी पे मोर अटेंशन टू एनी नेगेटिव इवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल सिचुएशन। हम जैसे कि सोशल सिचुएशंस में हैं, तो जो नेगेटिव इवेंट ज़्यादा हो रहा है हम उस पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं बजाय पॉजिटिव
इवेंट के। सो यहाँ पे एग्जाम्पल देखें कि वी आर फास्टर एंड मोर एक्यूरेट इन डिटेक्ट द निगेटिव फेशियल एक्सप्रेशन देन पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। हम बहुत ज़्यादा मोर एक्यूरेट फॉर्म में निगेटिव फेशियल एक्सप्रेशन को ज़्यादा डिटेक्ट करते हैं वजह फेशियल पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन को। कोई मुंह बनाता है तो उसे हम जल्दी से डिटेक्ट कर लेते हैं वजह कोई स्माइल करता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि सोशल सिचुएशंस में आज के टाइम में ज्योति मौर्य का केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, तो उसकी नेगेटिव साइड्स को हम ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, ज़्यादा हम उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं बजाय पॉजिटिव साइड की कि हो सकता है कुछ और भी रीज़न हुए हों उनके पर्सनल लाइफ में, तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे के उसके नेगेटिव चीज़ पे ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ओके, सो ये हो जाता है हमारा नेगेटिव वायस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देन इसके बाद हम देखें ऑप्टिमिस्टिक वॉइस। इसमें ऑप्टिमिस्टिक वॉइस में आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस वेरियर देन प्लानिंग फॉल्सी। ओके, इसमें आता है इसमें आ जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस वेरियर एंड प्लानिंग फॉलिसी। ये दो तरह की होती है। ओके, द ऑप्टिमिस्टिक वॉइस दो तरह का होता है, ओवर कॉन्फिडेंस वॉइस देन प्लानिंग फॉलिसी। सो इसे हम देखें, वी ऑल्सो हैव एन एग्जैक्ट अपोजिट वॉइस कॉल्ड द ऑप्टिमिस्टिक वॉइस। Optimistic voice refer to the tendency to expect the overall outcome as positive. Generally, most people believe that they are more likely experience positive event than the other. Optimistic voice अगर हम हिंदी में देखें इसे बोलते हैं हम आशावादी। सो कोई भी चीज़ होगी वो बहुत ज़्यादा क्या होगा कि हमारे साथ सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी। हम जो भी चीज़ें करेंगे या हमारे साथ जो भी चीज़ होगी वो अच्छी होगी, वो नेगेटिव नहीं होगी। ये हो जाता है ऑप्टिमिस्टिक वॉइस कि हम ओवरली चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर जाते हैं। ओके, जैसे सी द वर्ल्ड थ्रू आ रोज़ कलर ग्लासेस। हम अपने वर्ल्ड को देखते हैं रोज़ कलर ग्लासेस की अच्छी तरह से कि सारी चीज़ें अच्छी हैं। रोज़ कलर ग्लासेस चश्मा पहन के हम देखते हैं। ओके, सो दिस टेंडेंसी इज़ नोन एज द ऑप्टिमिस्टिक वॉइस रेफर टू द टेंडेंसी टू एक्सपेक्ट द ओवरऑल आउटकम एज पॉजिटिव। हम सोचते हैं कि हमारी जैसी लाइफ चलेगी, जो स्टेप पे जो चीज़ें होगी वो क्या होगा, वो अच्छी ही होंगी, हमारे साथ पॉजिटिव होगा, हमारे साथ कोई गलत नहीं होगा। ओके, अगर लॉटरी लगती है 1 लाख लोगों में, अगर हमने लॉटरी की टिकट ली तो वो लॉटरी की टिकट हमारी ही लगेगी। ओके, और अगर हम नेगेटिव चीज़ को देखें तो कोरोना हमें नहीं होगा। सो सारी चीज़ें जो होंगी वो हमारे साथ पॉजिटिव ही होंगी, हमारे साथ नेगेटिव कुछ नहीं होगा। सो ये हो जाता है ऑप्टिमिस्टिक वॉइस, हम ओवरली आशावादी हो जाते हैं। ओके, देन इसके बाद आता है इसमें द इफेक्ट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक वॉइस हैज़ been many of our actions and behavior. 2 examples हैं ओवर कॉन्फिडेंस वेरियर एंड प्लानिंग फॉल्सी। सो ओवर कॉन्फिडेंस वेरियर क्या बोलता है कि द टेंडेंसी टू हैव मोर कॉन्फिडेंस इन एन एक्यूरेट ऑफ ओन जजमेंट एंड द रीजनेबल। सो इसमें क्या हो जाता है कि हम अपनी जजमेंट और रीज़न लगा देते हैं ओवर फॉर्म में कि ये एक्यूरेट ही होगा। जो भी हमारी जजमेंट होगी किसी एक टॉपिक को लेकर, जैसे कि यूसीसी अभी आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अभी लागू करने के लिए बोला जा रहा है। सो ओवर कॉन्फिडेंस में क्या है कि अगर इसमें देखें, इसके हम प्रोन्स भी देखें कि इसके बेनिफिट क्या हैं और जो बेनिफिट नहीं है वो क्या है, दोनों पहलुओं पे अगर हम ध्यान दें प्रोन्स क्या हैं एंड कॉन्स क्या हैं इसके। सो इसमें क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस वेरियर जिस पर्सन में होगा तो वो क्या कहेगा कि ये अच्छा है, जो भी हमने ये पॉलिसी निकाली है, जो भी ये हमने किया है, इसकी हमारी खुद की जजमेंट और रीजनिंग जो है वो एक्यूरेट है, वो सही है, ये गलत नहीं हो सकती। सो ये हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। सो ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ दैट इसमें 2 चीज़ आ जाती है, लेक ऑफ नॉलेज। सबसे पहले तो इसमें क्या है, लेक ऑफ नॉलेज। पहला है लेक ऑफ नॉलेज की कमी की वजह से, लेक ऑफ नॉलेज जिस पर्सन में नॉलेज की कमी होती है उसमें ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। देन इसके बाद आता है दूसरा है लेक ऑफ फीडबैक। ऐसे लोग फीडबैक लेते ही नहीं हैं, लेक ऑफ फीडबैक। ये 2 चीज़ों की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस वेरियर आता है कि ये लोग फीडबैक लेते ही नहीं है दूसरों से कि ये अच्छा है, ये पॉलिसी अच्छी है या बुरी है, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, वो फीडबैक नहीं मांगेंगे। देन लेक ऑफ नॉलेज, उन्हें नॉलेज की भी कमी होती है, इस वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओके,
सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। देन इसके बाद देखते हैं अनदर रिजल्ट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज प्लानिंग फॉल्सी। अब प्लानिंग फॉल्सी में क्या आ जाता है, द टेंडेंसी टू मेक ऑप्टिमिस्टिक वाइज रिगार्डिंग द टाइम एस्टिमेट ओवर अ गिवन टास्क। सो planning fallacy is a tendency to believe that we can do work more in a period of given time than the actually realistic is possible। सो इसमें क्या है, प्लानिंग फॉल्सी में क्या करते हैं हम कि एक टाइम के अकॉर्डिंग हम एक अपना टारगेट बना लेते हैं कि हाँ इतनी चीज़ हम इतने में कर देते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम हम सोचते हैं कि 10 डेज़ में हमारे PYQ सॉल्व, नहीं 7 डेज़ में हमारे PYQ, 10 डेज़ में हमारे PYQ क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है कि हमारे 20 दिन और लग गए। सो ये क्या है, प्लानिंग फॉल्सी। बिकॉज ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम प्लान करते हैं किसी चीज़ को लेके कि ये टॉपिक है, ये इतने टॉपिक हैं, ये 1 हफ्ते में कवर हो जाएंगे, बट हम इस प्लान तो कर लेते हैं, बट हम इसके बीच में जो अड़चन आने वाली है, जो और मुश्किलात आने वाली है, उसको हम कंसीडर नहीं करते। इस बेस पे जो प्लानिंग होती है उसमें फॉल्सीज आ जाती है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग फॉल्सीज। ओके, फॉल्सीज मतलब क्या होता है, error। Okay, so for example most of the student adopt unrealistically optimistic schedule for completing the exam syllabus। so student क्या होते हैं, unrealistically वो अपना एग्ज़ाम सिलेबस मतलब कंप्लीट करने के लिए शेड्यूल बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं कि इतने में इतनी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि बीच में कई सारी ऐसी चीज़ होती हैं जिसे हम कंसीडर नहीं करते। इस बेसिस पे प्लानिंग फॉल्सीज होती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ हम समरी के फॉर्म में देखें, यहाँ इतना जो भी पढ़ लिया है उसकी अगर हम यहाँ समरी देखें, सो सी द वर्ल्ड थ्रू द रोज़ कलर ग्लास। हम अपने वर्ल्ड को रोज़ कलर ग्लासेस से देखते हैं कि सारी चीज़ अच्छी ही होंगी। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक वाइज। ऑप्टिमिस्टिक वाइज क्या है, द पावरफुल प्री डिस्पोजिशन टू ओवरलुक रिस्क एंड एक्सपेक्ट थिंग टू द टर्न आउट वेल। सो ये क्या हो जाता है कि जो भी हमारे साथ चीज़ें होंगी वो अच्छी होगी। अगर हम लॉटरी की टिकट लेते हैं उसमें 1 लाख लोग में से हमारी ही लॉटरी निकलेगी, बिकॉज ऑफ दैट हम ऑप्टिमिस्टिक वाइज में फंसे हुए हैं। देन ऑप्टिमिस्टिक वाइज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में होती है। सो अगर हम नेगेटिव में देखें कि कोरोना फैला हुआ है और हम बोलते हैं कि बाहर मत निकलो, बट हम बाहर निकल जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट कि हमें कोरोना नहीं होगा, सबको हो रहा है बट हमें नहीं होगा, क्योंकि हम ऑप्टिमिस्टिक वाइज में फंसे हुए हैं। उस बेस पे सिमिलरली वी हैव ग्रेटर कॉन्फिडेंस टू अवर बिलीफ एंड जजमेंट देन द जस्टिफाई द इफेक्ट ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस वाइज। सो इसमें क्या हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस वाइज में कि हम जो सोचते हैं कि जिस भी टॉपिक पे हमने जो रीजनिंग दी है, जो जजमेंट दिया है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो सही है, वो गलत नहीं हो सकता। सो ये ओवर कॉन्फिडेंस वाइज होता है। इसमें लेक ऑफ नॉलेज होती है, लेक ऑफ नॉलेज, एंड दूसरा लेक ऑफ फीडबैक। इसमें आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस वाइज में। सो अगर हम इसमें देखें, इनफैक्ट रिसर्च फाइंडिंग इंडिकेट द मोस्ट पीपल बिलीव दैट दे आर मोर likely than other to experience positive effect and less likely experience negative। so ये क्या है, ऑप्टिमिस्टिक वाइज कि सारी चीज़ें हमारे साथ तो अच्छी होंगी और हम बजाय नेगेटिव चीज़ों की। सो इवन व्हेन दे वर 100% कॉन्फिडेंस टू द प्रिडिक्शन टू दे आर रॉन्ग 15% ऑफ द टाइम। सो 100% वो कॉन्फिडेंट ही होते हैं। सो जैसे कि यहाँ देखें, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल के फॉर्म में कि मोस्ट पीपल बिलीव दैट दे आर मोर लाइकली टू other to a good job and have a happy marriage and live a ripe old age। सो ओवर कॉन्फिडेंस ऑप्टिमिस्टिक वाइज में क्या होगा कि वो लोग सोचते हैं कि हमारी जॉब भी अच्छी लगेगी, मैरिज भी अच्छे से चलेगी, बच्चे भी अच्छे से होंगे और जॉब में पैसा भी हम कमाएंगे, बजाय हम नेगेटिव एक्सपीरियंस को कंसीडर करते हैं कि हो सकता है कि डाइवोर्स ही हो जाए मैरिज में, जॉब अच्छी ना हो। सो ये चीज़ें हो जाती हैं ऑप्टिमिस्टिक वाइज। ओके, देन इसके बाद इसमें हम देखें प्लानिंग फॉल्सी कि द टेंडेंसी टू मेक ऑप्टिमिस्टिक प्री डिस्पोजिशन कंसर्निंग हाउ लॉन्ग आ गिवन टास्क इन द कंप्लीशन। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अडॉप्ट अनरियलिस्टिकली कंप्लीट देयर द एग्जाम सिलेबस। सो इसमें प्लानिंग फॉल्सी में क्या है कि हमने टारगेट रख लिया कि सिलेबस 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा,
बट वो होता नहीं है, वो उसको 10 डेज़ लग गए, तो ये प्लानिंग फॉल्सीज हो जाती है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट हमने बीच की चीज़ों को कंसीडर ही नहीं करते। आई होप अब यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद हम देखते हैं सिचुएशन स्पेसिफिक एरर। जनरल एरर जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखें सिचुएशन स्पेसिफिक एरर क्या है। इसमें आ जाता है फर्स्ट काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। इसमें क्या होता है, सपोज योर फ्रेंड अप्लाई फॉर अ स्पेसिफिक कॉलेज एंड फेल टू गेट एडमिशन बिकॉज द लेस मेरिट। सो सपोज करो आपका फ्रेंड जो था उसने सोचा कि हमें एडमिशन लेना है इस कॉलेज में, और उसकी कम मेरिट आई और वो एडमिशन नहीं ले पाया। सो यू क्विकली थिंक दैट ही शुड बी हैव स्टडी मोर। सो आप क्विकली थिंक कर लोगे कि तुम्हें स्टडी और ज़्यादा करनी थी, क्योंकि तुम्हारा मेरिट में नाम नहीं आया। ओके, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं हुआ। सो इसमें क्या है, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग यहाँ पे होती है। कैसे होती है वो देखें। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग द टेंडेंसी टू इमेजिन अदर आउटकम इन अ सिचुएशन देन दैट वंस द एक्चुअली ऑकर। क्या होता है इसमें कि हमारा जो भी सिचुएशन है, जो भी इवेंट है वो ऑकर हो जाता है। जो भी इवेंट है वो ऑकर हो चुका होता है, वो निकल चुका होता है, और फिर उस बेस पे हम कंपेयर करते हैं कि काश ऐसा हो जाता है, काश हमें ये कर देते, काश हम वो कर देते, जिससे कि हम पास हो जाते। सो जो चीज़ हो चुकी है, जो पास्ट में जो इवेंट हो चुका है, पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है, फिर हम बोलते हैं काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। उसको हम कहते हैं काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, क्योंकि हम फैक्ट कॉन्ट्रेरी द फैक्ट के कॉन्ट्रेरी जस्ट अपोजिट ही हम सोचने लगते हैं। इस वजह से ये काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग निकल के आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई स्टूडेंट गेटिंग अ लो ग्रेड डूइंग अ काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग इफ़ ओनली आई हैड स्टडी मोर। अगर उसकी कम मार्क्स आए तो वो सोचता है कि हमें स्टडी और भी ज़्यादा करनी है। ओके, सो ये हो जाता है हमारा क्या, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। सो काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग क्या है कि कुछ चीज़ हो चुकी है, हम फेल हो गए, पास हो गए, इस बेस पे हम इमेजिन करते हैं फिर कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, काश हमने ये कर दिया होता। जो काश है वो चीज़ हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रेरी द फैक्ट। अपने फैक्ट के जस्ट अपोजिट सोचते हैं कि काश ऐसा हो गया होता। सो इसे हम काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग बोलते हैं। अब काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग के इफेक्ट क्या होते हैं, हम इन्फ्लुएंस द अफेक्टिव स्टेट। हमारी जो भी अफेक्टिव स्टेट है, मीन्स इमोशंस है, वो इफेक्ट होते हैं, इमोशंस हैं वो अफेक्ट होते हैं। कैन आइदर बूस्ट और रिड्यूस द करेंट मूड ऑफ द पर्सन। या तो बूस्ट होगा या रिड्यूस होगा उसका मूड। एक पर्सन है, या तो वो हैप्पी हो जाएगा या फिर वो सैड हो जाएगा। सो ये दो चीज़ें निकल के आती हैं काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग में। अगर कोई चीज़ अच्छी हो गई तो वो खुश हो जाता है कि काश के ऐसा हो गया होता, अगर कुछ गलत हो गया तो फिर वो सैड हो जाता है। सो काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग भी दो तरह से चलती हैं। एक आ जाता है अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग और दूसरा है डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल। इसमें क्या है, हम अपने जो भी चीज़ें होती है उसको हम अपने से ऊपर वालों से कंपेयर करते हो, इसमें हम अपने से नीचे वालों से कंपेयर करते हैं। अब ये क्या है वो हम देखें कि अपवर्ड काउंटरफैक्चुअल इमेजिनिंग अल्टरनेटिव दैट कैन बेटर देन द एक्चुअलिटी। एक्चुअल में जो हुआ है उससे फिर हम सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाता। कंपेयर वन करेंट आउटकम विथ मोर फेवरेबल वन। फॉर रिजल्ट क्या है, फीलिंग द डिससेटिस्फैक्शन एंड एनवी। इससे क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन एनवी होती है। अब इसे हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि एक बंदा है जो फर्स्ट आया है, एक बंदा है जो फर्स्ट आया, उसकी फर्स्ट रैंक आई, दूसरा है जो सेकंड आया है, देन तीसरा है जो थर्ड आया है। ओके, कि किसी भी स्पोर्ट में थर्ड आया है। तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट वाला बंदा है वो क्या करेगा, वो ज़्यादा खुश हो गया। ओके, लेकिन इसमें जो सेकंड वाला बंदा है वो क्या सोचेगा, काश कि हम फर्स्ट हो जाते, काश कि मेरा फर्स्ट रैंक आ जाता। सो ये क्या है, अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, क्योंकि जो सेकंड वाला बंदा है वो फर्स्ट वाले बंदे से कंपेयर कर रहा है। ओके, सो ये हो जाता है अपवर्ड, क्योंकि ये अपने से ऊपर के वालों के साथ कंपेयर कर रहा है। देन इसके बाद अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखें डाउनवर्ड, अगर वो डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग में क्या होता है कि जो थर्ड वाला बंदा है वो ये सोचता है कि चलो ठीक है, मैं फोर्थ पोजीशन में तो नहीं हूँ, मैं टॉप 3 में तो मैं आया। तो ये क्या हो जाता, वो उसने अपने फोर्थ वाले से कंपेयर किया, अपने आप को इससे कंपेयर किया, ना कि अपने से ऊपर वाले से। तो डाउनवर्ड में क्या होता है कि वो अपने से नीचे वाले में करता है। जैसे कि डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल इमेजिन अल्टरनेटिव दैट वर्स देन एक्चुअलिटी, कंपेयर वन
करेंट आउटकम विथ आर लेस फेवरेबल वर्ड्स। तो इसमें पॉजिटिव फीलिंग्स निकल के आती है। अगर ये सेकंड वाला बंदा है, ये बोलता है कि काश कि मैं फर्स्ट आ जाता, तो उसका रिजल्ट क्या है कि वो अपने रिजल्ट से डिससेटिस्फाई है और एनवी, उसको फर्स्ट वाले से एनवी फील होगी। देन अगर इसी बेस पे अगर हम थर्ड वाले को देखें, तो वो हमारे फोर्थ वाले से कंपेयर कर रहा है कि चलो ठीक है, मैं फोर्थ तो नहीं आया, मैं टॉप 3 में तो आया। तो उसकी एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, उसकी अपनी रैंक पे वो सेटिस्फैक्शंस भी फील करेगा और होपलेस भी नहीं होगा। तो ये हो जाती है हमारे काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग की, कॉन्ट्रेरी हो जाता है फैक्ट। उसी तरह से जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल और दूसरा लें कि जैसे हम पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे अमीर लोगों को देखते हैं, बड़ी बड़ी कार, अच्छे अच्छे कपड़े, तो उसमें हम सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी ही कार होती, ऐसे ही कपड़े होते। तो वहाँ पे हम डिससेटिस्फाइड होते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हम गांव से आए हैं या फिर हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं। तो हम यहाँ पे हमारी अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग चलती है। और उसी बेस पे जब हम अब पार्टी से बाहर निकलते हैं और बाहर भिखारी को पैसा मांगते हुए देखते हैं, तो हम सोचते हैं चलो काश कि इतना तो है कि हमें किसी से भीख तो नहीं मांगनी पड़ रही है। तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड काउंटरफैक्चुअल थिंकिंग। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव फीलिंग एंड सेटिस्फैक्शंस हमारे अंदर आ जाती है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि काउंटरफैक्चुअल थिंकिंग क्या होती है। देन इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे थॉट सप्रेशन। अब थॉट सप्रेशन क्या है कि रेफर टू द कॉन्शियस एफर्ट टू एलिमिनेट और कंट्रोल अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट। हम कंट्रोल कॉन्शियसली हम कंट्रोल करते हैं कि ये जो बेकार से थॉट हैं वो हमारे पास नहीं आए या हम उसको नहीं सोचें। तो ये हो जाता है थॉट सप्रेशन कि कॉन्शियस होके हम थॉट को क्या होते हैं दबाते हैं थॉट को हम प्रेस करते हैं, नीचे की तरफ दबाते हैं कि ये नहीं यार। दिस इज कॉल्ड द थॉट सप्रेशन। इफ सर्टेन थॉट आर डिस्टर्बिंग वी कैन स्टे मेंटली हेल्दी बाय कीपिंग देम द आउट ऑफ माइंड, कि ये हमारे माइंड से बाहर ही रहें, ये हमें डिस्टर्ब नहीं करें। सो हम कॉन्शियसली एफर्ट लगाते हैं कि ऐसी चीज़ों को हम सोचें ही ना। नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं सो हम सोचें ही नहीं। एग्ज़ाम आ रहा है तो हम ये सोचें ही ना कि हमारा एग्ज़ाम ख़राब होगा, बल्कि हम अपने एफर्ट लगाएं कि हम अच्छे से सिलेबस को पूरा करें। सो वो चीज़ें हो जाती हैं थॉट सप्रेशन की ट्राई टू प्रिवेंट वन सेल्फ थिंकिंग अबाउट द सर्टेन टॉपिक। हम प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं कि हम इस चीज़ को सोचें ही ना। जैसे फॉर एग्जांपल हो जाता है कि किसी की डेथ हो गई, तो और वो बहुत ज़्यादा मैन था हमारी लाइफ में, बट उनकी डेथ हो गई, तो क्या होता है उस बेस पे हम उस थॉट को सप्रेस करते हैं कि उस चीज़ के बारे में हम बार बार ना सोचें, जिससे कि हमारी सोशल लाइफ ख़राब हो। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, इफ़ अ पर्सन इज़ फीलिंग नर्वस व्हाइल गिविंग अ स्पीच इन फ्रंट ऑफ अदर, एक पर्सन है जो स्पीच देने से घबराता है, वो नर्वस हो जाता है। सो ही वुड प्रोबेबली ट्राई टू अवॉइड थिंकिंग। सो वो क्या करेगा, ऐसी चीज़ों को सोचने से अवॉइड ही करेगा, थॉट को सप्रेस करेगा कि हम फेल हो जाएंगे। तो वो ऐसी चीज़ों को सोचेगा ही नहीं, अपने थॉट को दबाएगा, अवॉइड करेगा उन चीज़ों को। सो ये क्या है, थॉट सप्रेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद हम देखें मैजिकल थिंकिंग। थिंकिंग इन्वॉल्व्स एजम्पशन दैट कैन होल्ड अप टू रेशनैलिटी। सो इसमें फॉर एग्जाम्पल द बिलीव दैट थिंग्स दैट रिजेंबल वन एनदर शेयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें हैं वो सेम सी दिख रही हैं, सेम सी, या फिर कहें कि उनमें एक दूसरे की प्रॉपर्टी दिख रही है। सो यहाँ पे हम अपने आप ही मैजिकल थिंकिंग लगा लेते हैं, एक थिंकिंग क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं ये चीज़ हमें नहीं खानी या हमें नहीं देखनी। जैसे कि यहाँ पे देखें, इफ़ टू थिंक रिजेंबल इन एक्सटर्नल अपीयरेंस, दो चीज़ें हैं जो एक्सटर्नली हम देख रहे हैं और एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हैं, देन दे आर शेयर सिमिलर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और वो सिमिलर फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो शेयर भी कर रहे हैं। जैसे कि द प्लास्टिक रबर मॉडल ऑफ स्नैक आर रिजल्ट देन क्रिएट अ पैनिक। सो जैसे कि प्लास्टिक के जो स्नैक होते हैं, छिपकली वगैरह होती हैं, तो वो जैसे ही देख लेते, वो एक्चुअल में तो वो है नहीं, एक्चुअल में तो वो प्लास्टिक की हैं, बट हम क्या इमेजिन कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी जो रियल में जो छिपकली है, जो स्नैक है, उसकी ही तरह की होगी, उसकी ही सेम फंडामेंटल प्रॉपर्टी इसमें ही होगी। सो हम उससे क्या करते हैं, एकदम से पैनिक अटैक आ जाता है। सपोज दूसरा एग्जाम्पल देखें, सपोज योर फ्रेंड ऑफर द चॉकलेट दैट आर सेफ इंसिस्ट एंड कॉकरोच, कि आपके फ्रेंड ने कोई चॉकलेट या केक दिया जिसमें कॉकरोच के शेप का था, कॉकरोच के शेप का वो था, तो आप वो क्या ईजिली खाओगे उस केक के लिए, चॉकलेट के लिए? प्रोबेबली नो। बिकॉज ऑफ दैट ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इस केक में वही प्रॉपर्टी आ गई है कॉकरोच वाली, वही सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ इसमें भी हैं, तो हम वो नहीं करते, वो नहीं खाते। तो इसको हम मैजिकल थिंकिंग बोलते हैं।
सो इफ़ यू थिंक रेशनली, हम रेशनली नहीं सोच पाते उस बेस पे, और हम तुरंत ही थिंकिंग कर लेते हैं कि नहीं इसमें सेम इसकी ही प्रॉपर्टी है, इस वजह से हमें ये नहीं लेना या नहीं खाना। जैसे कि यहाँ पे है, ये केक है, ये केक है, सो इसमें ये जो भी ये कीड़ा है, कॉकरोच है, इसकी ये है प्रॉपर्टी, तो आप इसको खाओगे नहीं ना, क्योंकि हमारे अंदर वो थिंकिंग आ जाती है कि ये कॉकरोच जैसा दिख रहा है तो ये कॉकरोच ही होगा। तो ये मैजिकल थिंकिंग, हम रेशनैलिटी यहाँ पर अपसेंट हो जाती है, हम रेशनली नहीं सोच पाते। ये क्यों होता है? क्योंकि दो चीज़ों की वजह से, लॉ ऑफ कंटिजेंशन और लॉ ऑफ सिमिलरिटी। क्योंकि चीज़ें जो होती हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट टच दे पास प्रॉपर्टी एंड अनदर, दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो टच कर रहे हैं, जैसे ये केक इसको टच कर रहा है और एक दूसरे के पास में है, सो ये रीज़न है। देन सिमिलरिटी, कि ये कॉकरोच रियल वाली कॉकरोच से सिमिलर है, और ऐसा लगता है कि ये भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी इसमें ही आ गई है, रियल वाली की प्रॉपर्टी इसमें ही आ गई है, सो हम उसको नहीं करते। ओके, सो ये चीज़ आ जाती है हमारी मैजिकल थिंकिंग में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद देखें द अफेक्ट एंड कॉग्निशन, हाउ फीलिंग सेव थॉट एंड थॉट सेव द फीलिंग। कैसे हमारे थॉट फीलिंग को सेव देते हैं और कैसे फीलिंग थॉट को सेव देता है। सो यहाँ पे क्या है, मूड कॉन्ग्यूरेंस इफेक्ट। अब मूड कॉन्ग्यूरेंस इफेक्ट क्या होता है कि द फैक्ट दैट वी आर मोर लाइकली टू स्टोर रिमेंबर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन व्हेन इन द पॉजिटिव मूड एंड द नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नेगेटिव मूड। जब हम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को लेंगे, जब हम पॉजिटिव मूड में होंगे, देन नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को लेंगे जब हम नेगेटिव मूड में होते हैं। जैसे होता है कि हम जब नेगेटिव मूड में हैं तो हम सैड सॉन्ग ही सुनते हैं ज़्यादा। तो ये क्या है, ये क्या है, मूड के अकॉर्डिंग हम बहुत वैसी ही चीज़ों को करते हैं। सो मूड कॉन्ग्यूरेंस, की मूड के अकॉर्डिंग ही हम कॉन्ग्यूरेंस बनाते हैं, ससंगता बनाते हैं, और उस बेस पे ही उसी चीज़ों को हम ज़्यादा उसी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, स्टोर करते हैं अपने मेमोरी में। जैसे कि यहाँ पे है करेंट मूड पॉजिटिव, तो हम नोटिस करेंगे एंड रिमेंबर करेंगे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को। वहीं पे नेगेटिव मूड हुआ पड़ा है, जैसे कि ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो चुका, तो वहाँ पे हम सैड सॉन्ग ही सुनेंगे, सैड सैड वाली चीज़ें ही देखेंगे। तो नोटिस रिमेंबर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। सो ये होता है कि मूड के कॉन्ग्यूरेंस में ही हम उस इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करते हैं और स्टोर करते हैं, और जब कंसीडर करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसी बेस पे हमारी मेमोरी भी तैयार हो जाती है, उसी बेस पे हमारी मेमोरी भी तैयार होती है। सो यहाँ क्या है, द मूड कॉन्ग्यूरेंस मेमोरी रेफर टू द फेनोमेना इफ द प्रेजेंट मूड डिटरमाइन व्हाट वी द रिकॉल। अब मूड डिटरमाइन करेगा, निर्धारित करेगा कि हमें रिकॉल क्या करना है। इफ़ यू आर पॉजिटिव मूड देन द पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कैन बी एंटर इन द मेमोरी। अगर हमारा पॉजिटिव मूड है तो पॉजिटिव ही इन्फॉर्मेशन हम एंटर करेंगे अपनी मेमोरी में, देन वो उसको हम रिकॉल करेंगे। और यदि हमारा नेगेटिव मूड है तो हम नेगेटिव ही इन्फॉर्मेशन को लेंगे और उसको ही हम रिकॉल करेंगे। तो ये हो जाता है। सो इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंट होती है, कॉन्ग्यूरेंस होती है हमारे मूड के अकॉर्डिंग, उसी बेस पे हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं। जैसे यहाँ देखें, इन्फॉर्मेशन लर्न वाइल इन अ पॉजिटिव मूड। जब इन्फॉर्मेशन को हमने लर्न किया था तो हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूड में थे, तो हम मोर ईजिली रिकॉल व्हेन द पॉजिटिव। तब हम इस इन्फॉर्मेशन को कब ज़्यादा रिकॉल करेंगे, जब हम पॉजिटिव मूड में होंगे। और उसी तरह से इन्फॉर्मेशन लर्न जब नेगेटिव, अब हम नेगेटिव थे, जब नेगेटिव थे तो हम नेगेटिव ही चीज़ों को रिकॉल करेंगे, नेगेटिव ही चीज़ों को। अगर हम नेगेटिव मूड में हैं तो ऐसा नहीं हम पॉजिटिव चीज़ों को रिकॉल करना स्टार्ट करेंगे, नहीं। अगर हमारा नेगेटिव मूड है तो उसमें ही हमारी नेगेटिव चीज़ें ही रिकॉल होंगी। ओके, सो ये हो जाता है कंसिस्टेंट कॉन्ग्यूरेंस इन्फॉर्मेशन, उसी बेस पे हम लेते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे आज ख़त्म होता है कॉग्निशन का, सोशल कॉग्निशन का पार्ट 3, और यहाँ पे पूरा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। सारी चीज़ों को हमने कवर अप किया है, आप पार्ट 1 से देख सकते हैं उसको 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें। और जो भी हमने अपने लेक्चर में लिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मेन पॉइंट को उठा के रखा है। इस बुक से बहुत ही मेन पॉइंट को यहाँ पे हमने उठा के रखा है। सो आपको पार्ट 1 से देखना है पार्ट 3 तक, और इससे पहले भी जो सोशल की जो भी सीरीज़ चलती आ रही है उसको भी आपको देख के चलना है। आई होप अब आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।